नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट हरियाणा में। तो प्रदेश भर में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ हलचल देखने को मिली, इस पर एक सरसरी नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है? प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान जानकारी दी। जरा देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। गोयल साहब, 14 तारीख को जो है प्रधानमंत्री हिसार आ रहे हैं, यमुनानगर भी आ रहे हैं, लेकिन हिसार एयरपोर्ट का एक लंबे समय से शेड्यूल जारी हो रहा था और कहीं ना कहीं अब जो है 14 तारीख को हरी झंडी दिखाएंगे, उद्घाटन करेंगे और फ्लाइटें उड़ती हुई नजर आएंगी। क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह का प्रारूप रहेगा इस जो अगर एयरपोर्ट की बात करें? देखिए, एयरपोर्ट 14 तारीख से विधिवत रूप से इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और फ्लाइट जो माननीय प्रधानमंत्री जी उसे हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या के लिए पहली फ़्लाइट यहाँ से उड़ेगी और नियमित रूप से जो एयरपोर्ट है वो चालू हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, इसका विधिवत उद्घाटन। उसके बाद यहाँ से अम्बाला यमुनानगर जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो फ्लाइट है कितने सीटर प्लेन उड़ेंगे? क्योंकि पहले भी जो है एक बार प्रयास किया गया था, हालांकि जो है कुछ तरह की परमिशंस की वजह से फ्लाइट बंद हो गई थी। तो क्या इसका अब इस बार जो शुरू होगा उसके में किस तरह की फ्लाइटें रहेंगी? क्या आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने की संभावना है? देखिए, अभी इंटरनेशनल जैसे जैसे लोगों की डिमांड होगी, फुटफॉल बढ़ेगा, इंटरनेशनल भी जो कर सकते हैं वो सारे के सारे जो नियम हैं उसके उन सबको वो हिसार एयरपोर्ट पूरा करता है। हिसार एयरपोर्ट पर बड़ा छोटा सभी तरीके के प्लेन उतर सकते हैं और अभी 72 सीटर प्लेन जो है उसकी शुरुआत होगी और वो यहाँ से अयोध्या जाएगा, अयोध्या से वापस यहाँ आएगा और दिल्ली तक जाएगा। तो इस तरीके से अभी इसको शुरू किया गया है और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेशन, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, अहमदाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, श्रीनगर हो गया, उनको वहाँ से शुरुआत की जाएगी। तो क्या किराया रहने वाला है और जो एयरलाइंस कंपनियां उनका किस तरह का रुझान जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि विभाग आपके पास ही है? देखिए, अभी शुरुआती जो किराया है वो 3,000 रुपये रहेगा। हिसार से अयोध्या तक की 2 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन उसका किराया मात्र 3,000 रुपये रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये तो क्योंकि फ्री पॉलिसी है, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई की बात है, जैसे बढ़ेगी उस तरीके से आगे आगे आकर किराए को निर्धारित किया जाएगा। तो क्या पड़ोसी राज्य पंजाब को भी जो है इसका लाभ मिलता नजर आएगा और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनको ये कवर करता हुआ नजर आएगा या जहाँ के लोग जो है इसका फ़ायदा उठा पाए? देखिए, सिरसा से लेकर हिसार तक और रोहतक के लोग तो इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जो राजस्थान की जो बेल्ट है, चाहे पंजाब की जो बेल्ट है जो साथ लगती है हरियाणा से, उस तरफ की बेल्ट है, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हिसार एयरपोर्ट आने वाले दिनों में एक सक्सेस एयरपोर्ट रहने वाला है और बहुत बड़ा फुटबॉल यहाँ से जुड़ने का काम करेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है डोमेस्टिक ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होना चाहिए। देखिए, ये तो कहने वाली बात है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को लग रहा है ना कि पहले तो उनके सांसद ने कहा था कि अगर ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब कहने को कुछ बात नहीं है, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अरे भैया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, उसके बाद इंटरनेशनल भी बनेगा। आप इसकी सुविधाएं लीजिए और इसका उपयोग कीजिए। लोगों को लाभान्वित होते हुए देखकर दुख दर्द नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हरियाणा की तरक्की के लिए, हरियाणा की भलाई के लिए एयरपोर्ट बन रहा है। अंबाला एयरपोर्ट भी शुरू होना था, पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों एयरपोर्ट है एक साथ ही शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिले हो रहा है या क्या उसमें जो सेम तारीख को नहीं हो पा रहा? देखिए, अंबाला एयरपोर्ट सेम तारीख को होने में थोड़ा सा कुछ उसकी परमिशंस और कुछ एयरलाइन से एग्रीमेंट है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्दी अंबाला एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट को लेकर एक घोटाले की भी जिक्र हो रहा था, लगातार मीडिया में ये जो है सुर्खियाँ इस तरह की खबर निकल के आ रही थी। तो क्या आप जाँच हो रही है, जाँच करवा दी गई है कि क्या उस असली मसला क्या है? नहीं, ऐसा कोई घोटाला नहीं है किसी तरीके का। वो वॉल तो बहुत पहले बन चुकी, 20 करोड़ की वॉल है, 180 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है। उसके अंदर छोटा रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, वो की जो कि नियमित प्रक्रिया है। कोई किसी तरीके का घोटाला नहीं है, उसे सब चेक कर लिया गया। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल थे हमारे साथ, जो 14 तारीख को प्रदेश के प्रधानमंत्री हिसार में होंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उस पर हमारे साथ खास चर्चा कर रहे थे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। 1 अप्रैल से हरियाणा में टोल बैरियर्स पर क्या वाकई आपकी जेब पहले से ज्यादा ढीली हो गई है? क्या है नए टैरिफ? जरा देखिए ये रिपोर्ट।
हरियाणा में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चलना आज से और महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल रेट बढ़ा दिए हैं, जो आज यानी 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों में 24 टोल हैं, जिनमें टोल के रेट 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। टोल रेट में बढ़ोतरी के हिसाब से नेशनल हाईवे 152D पर नारनौल से अंबाला के लिए टोल सबसे महंगा है, जहां सिंगल साइड कार का टोल 375 रुपए और डबल साइड के 560 रुपए कर दिया गया है। इस पर बस ट्रक का वन साइड टोल 1265 रुपए। इस हाईवे पर मंथली पास की भी सुविधा नहीं दी गई है। रोहतक का हुमायूंपुर और हसनगढ़ टोल प्लाजा सबसे सस्ता है। यहाँ कार जीप यानी LMV के लिए वन साइड का टोल 30 रुपए और डबल साइड का 45 रुपए है। वहीं गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर सिर्फ एक तरफ का ही टोल देना पड़ता है। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर वाहन चालकों को 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ज्यादा शुल्क देना होगा। अंबाला से अमृतसर जाने के लिए घग्घर टोल प्लाजा पर कार चालकों को एक तरफा यात्रा के लिए 125 रुपए और दोनों तरफ के लिए 185 रुपए देने होंगे। अंबाला से कैथिल की ओर अगर जाना हो तो सैनी माजरा टोल प्लाजा पर कार चालकों को एक तरफ के 105 रुपए और दोनों तरफ की यात्रा के लिए 155 रुपए देने होंगे। मिनी बस को 165 रुपए एक तरफ के लिए, जबकि दोनों तरफ के लिए 250 रुपए देने होंगे। बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। हाईवे नंबर 148B पर सिरोही बहाली नांगल चौधरी में अभी कार का एक साइड का टोल 135 रुपए है, जो अब 140 रुपए हो गया है। दोनों तरफ के 205 रुपए। इसी तरह हाईवे 152D पर नारनौल के जाट गुबाना टोल से अंबाला के पवनावा तक कार जीप का एक साइड का टोल 360 रुपए से बढ़कर 375 रुपए हो गया है, जो कि सबसे ज्यादा है। दिल्ली पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खटकड़ टोल प्लाजा पर 5 से 25 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। खटकड़ टोल पर अब हल्के वाहनों को 120 की जगह 125 रुपए और दोनों तरफ के लिए 180 की जगह 185 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 5-5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल वाहनों को दोनों तरफ के लिए टोल में 290 के बजाय 300 रुपए देने होंगे, जो कि 10 रुपए की बढ़ोतरी है। करनाल चलते हैं। यहाँ घरौंडा टोल प्लाजा पर 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी है। हल्के वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 195 रुपए, आने जाने का टोल 290 रुपए किया गया है। मासिक पास के लिए 6,425 रुपए आपको मंथली चुकाने होंगे। फरीदाबाद पलवल हाईवे, यहाँ गदपुरी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हल्के वाहनों को एक तरफ के लिए 125 रुपए, दोनों तरफ से यात्रा करने पर 150 रुपए लगेंगे। भारी वाहनों को एक तरफ के लिए 400 रुपए, दोनों तरफ के लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। गुरुग्राम जयपुर हाईवे, खेड़की दौला टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के लिए टोल दरों में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। हल्के वाहनों के लिए 85 रुपए, मिनी बस से 125 रुपए और ट्रक और बस से 255 रुपए लिए जाएंगे। करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों पर 195 रुपए लगेगा, जबकि मासिक पास के लिए 6,425 रुपए चुकाने होंगे। झज्जर जिले में छारा टोल पर अब कार चालकों को 75 रुपए और बस ट्रक चालकों को 245 रुपए का भुगतान करना होगा। हिसार में लांधड़ी टोल पर कार चालकों को 100 रुपए देने होंगे। तो ये नए रेट आज से लागू हो चुके हैं। कहीं पर थोड़ा बहुत तो कहीं ज्यादा जेब जो है वो आपको ढीली करनी पड़ेगी। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। साइबर सिटी गुरुग्राम में इमारतों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो पहले म्यांमार, उसके बाद नेपाल और उसके बाद जापान, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसके बाद भी क्या गुरुग्राम प्रशासन को चुप बैठना चाहिए? सिस्मिक जोन में बेहद संवेदनशील माने जाने वाला गुरुग्राम का इलाका कभी सुधरेगा? जरा देखिए। पिछले दिनों म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से हुए बड़े हादसे के बाद और नुकसान के बाद भी गुरुग्राम नगर निगम ने मानो सबक नहीं लिया है। इन दोनों देशों में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई, बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई, जबकि राजधानी दिल्ली से सटे अकेले गुरुग्राम में 54 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया जा चुका है। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नोटिस भी जारी किया है।
आयोग ने 20 मई को होने वाली सुनवाई में निगम आयुक्त और चीफ इंजीनियर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश जारी किए हैं। आयोग इस बात पर काफी नाराज है कि नगर निगम ने इन 54 इमारतों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की चिंटिल पैराडाइसो सोसाइटी की बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ था। ये मामला तत्कालीन मनोहर सरकार के समय विधानसभा में भी उठा था। उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई द्वारा अभी तक 2 चार्जशीट्स दायर की जा चुकी हैं। इनमें 11 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। इस घटना के बाद मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया। नगर निगम की ओर से आयोग को भेजी रिपोर्ट में कहा गया कि गुरुग्राम में 183 खतरनाक इमारतों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 152 इमारतों का निरीक्षण भी किया गया। उस समय 80 इमारतों को खतरनाक माना गया। बड़ी बात यह है कि अब निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में इस घटना को घटाकर 54 कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 15 इमारतों का निगम ने अभी तक निरीक्षण तक नहीं किया है। आयोग ने अपनी नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि इससे जाहिर है कि नगर निगम इस मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया की पीठ ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने मुख्य अभियंता मनोज यादव को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई में 54 खतरनाक इमारतों और शेष 15 इमारतों की स्थिति पर ठोस कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पुनीत अरोड़ा के मुताबिक आयोग के आदेशानुसार नगर निगम को चेतावनी दी गई है कि अगर इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसे सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता करने के रूप में देखा जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इसमें गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त और मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश भी दिए गए हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी और कुछ ही महीने में उनकी शादी होनी थी, लेकिन जैगुआर क्रैश हादसे में सब कुछ बदल गया। जी हाँ, जो परिवार की खुशियां हैं वो मातम में तब्दील हो गई। परिवार वालों का और जो उनकी मंगेतर थी उनका रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, शहीद सिद्धार्थ यादव के परिवार में जो है वो मातम पसरा हुआ है। जरा देखेंगे रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भालखी माजरा पहुंचा, जिसे देखकर हर ओर मातम छा गया। हर किसी की आंखें आंसुओं से भर आईं। इसके बाद शहीद लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को उनके पैतृक गांव भालखी माजरा में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनके पिता सुशील यादव ने अपने शहीद बेटे को मुखाग्नि दी। इस दौरान सेना की ओर से शहीद को 21 तोपों की सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि आज यानी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे शहीद का पार्थिव शरीर रेवाड़ी पहुंचा, जिसके बाद सेक्टर 18 में उनके घर पर ले जाने के बाद परिजनों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पूरे गांव में अंतिम यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और सिद्धार्थ यादव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जैगुआर क्रैश हुआ था, जिसमें 28 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। रेवाड़ी के सेक्टर 18 में वो अपने परिवार के साथ रहते थे।
पिछले महीने ही यानी 23 मार्च को ही सिद्धार्थ छुट्टी लेकर रेवाड़ी आए थे, जिसके दौरान उनकी सगाई भी हुई थी। इसके बाद 31 मार्च को सिद्धार्थ वापस ड्यूटी पर लौट गए। उनका पूरा परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था, जो कि 2 नवंबर को तय थी। 2 अप्रैल को हुए हादसे में उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी, लेकिन खुद शहीद हो गए। अंतिम संस्कार के दौरान उनकी मंगेतर भी शमशान घाट पहुंची, जो बिलख बिलख कर रो रही थी। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओ से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरा बेटा शहीद हुआ, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, मेरा पूरा परिवार था, और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा बाल्टी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई है उसने। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं, तो हमारी चौथी पीढ़ी है ये। सिद्धार्थ यादव ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का एग्जाम पास किया था। इसके बाद 3 साल के कठिन ट्रेनिंग के दौरान वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बने। इसके करीब 2 साल बाद सिद्धार्थ का प्रमोशन करके उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। आपको बताएं कि वो अपने परिवार के पहले सदस्य नहीं थे जो सेना में शामिल हुए थे। इससे पहले उनकी 3 पीढ़ियां भी सेना में रह चुकी हैं। सिद्धार्थ के परदादा बंगाल इंजीनियर्स में थे, उनके दादा पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा कर चुके हैं। वहीं उनके पिता सुशील यादव भी एयरफोर्स में रह चुके हैं। हालांकि मौजूदा समय में वो LIC में नौकरी करते हैं। PTC परिवार की ओर से शहीद सिद्धार्थ यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज। तो हरियाणा में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा, स्पॉटलाइट हरियाणा कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।